अमेरिका में बेपनाह लोग परेशान हैं यूक्रेन की जंग से कि भाई आप कहां लिए जा रहे हैं। अमेरिका में बहुत ज्यादा स्टेमिना नहीं है फॉरेन। भाई आप ही तो कहते थे, बाइडेन साहब ही के अल्फाज हैं कि हम फॉरेन वॉर्स में नहीं फंसना चाहते। अच्छा, आप यहाँ डायरेक्टली नहीं फंसे हुए हैं लेकिन इनडायरेक्टली $40 बिलियन, अरे भाई कम नहीं होते। $40 बिलियन भी दे रहे हैं, पहले दे चुके हैं और देंगे। तो ये सब इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ता जा रहा है। और अभी ये है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए हैं। ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां 21 बच्चों को जाके एक लड़के ने हलाक कर दिया टेक्सास में, जहां अभी कुछ साल पहले कोलंबाइन स्कूल में ऐसे ही हुआ था, जहां हर तीसरे दिन इस किस्म के वाकये होते हैं। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? इसके बारे में हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है कि हम सच न बोले उनके बारे में। उनके बारे में सच बोलना चाहिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज कई इश्यूज पर सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब से बात होगी। हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं, बाकायदा इंतज़ार करते हैं सईद नकवी साहब के इंटरव्यू का। और जिस गहराई से हमें मालूमात होती है मुख्तलिफ इश्यूज पर, वो हमारे लिए बहुत ही अहम भी होती है और आंखें खुलती हैं बहुत सी चीजें समझने में, और ज्यादा एक तरह से नजरिए में कुशादगी पैदा होती है। आज जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे वो ये कि एक तो अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, तालिबान की हुकूमत किस तरह से चल रही है और क्या क्या नई चीजें वहां देखने में मिल रही हैं, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद कोई कंफ्यूजन है। उसके अलावा फिलिस्तीन में जो ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है जेनिन, उस वहां अल जजीरा की जर्नलिस्ट का जिस तरह से कत्ल हुआ, उस पर कई किस्म की खबरें आ रही हैं। अमेरिका और इजराइल अपने तरीके से उसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल जजीरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी उसमें इस केस को ले जाने की बात कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और अभी हाल ही में क्वेड का जो सरबरा कॉन्फ्रेंस हुई है टोक्यो में, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जो बाइडेन भी वहां पर थे, उसका क्या कुछ असर है या होने वाला है, और भारत की फॉरेन पॉलिसी किस तरफ, कहां तक, किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। सईद नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। जी, नकवी साहब, अफगानिस्तान के हालात पर आपकी नजर क्या है, कैसे आप देखते हैं? तालिबान जिस तरह से अभी हुकूमत कर रहे हैं, वो हुकूमत है या नहीं है, अधूरी है, पूरी है, क्या कुछ है? अभी तक दुनिया के मुल्कों ने उस हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और रिकग्नाइज किए बगैर सब बाकायदा एम्बेसीज खुल गई हैं और लोग चाइनीज खामोशी के साथ अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अमेरिका ने खामोशी के साथ कुछ एक दो धमाके भी शायद करवाए हों। और वहां पे जो जो शियों के जितने भी मसाजिद हैं उनमें इस बम विस्फोट वगैरह की बात हुई है। मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा कि साहब औरतों को अब हम एंकर्स जो हैं वो हिजाब पहन के आए। यानी तो फिर एंकर आए क्यों? और हिजाब पहनना है तो बुर्का ओढ़ के अगर आएंगी तो वो क्यों आए? तो मर्दों ने एक प्रोटेस्ट कर दिया। उनका अगर ये बुर्का ओढ़ के आएंगी तो हम भी बुर्का ओढ़ के आएंगे। तो लिहाजा औरत और मर्द का फर्क जो है वो बिल्कुल और ज्यादा गायब हो जाएगा। और तो इस किस्म की चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी ये समझ में, देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात हमारे अभी हाल में जो मैंने इंटरव्यू किया था वैलेरी फदायफ के साथ, जो कि क्रेमलिन में पुतिन साहब के मुशीर हैं, उन्होंने चलते चलते एक बात कही
कि क्या पता कि ये भागे ना हो अमेरिका, ये अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में छोड़ के गए। अच्छा, ये बात सही भी मालूम होती है क्योंकि बड़ी फैसिलिटेट किया था उन लोगों ने। जो जो छीछा लेदर हुई थी एयरपोर्ट पे, वो मैनेजमेंट में थी और कुछ नहीं। मालूम उन्होंने जाने दिया। ये नहीं किया कि अब रोक रहे हैं किसी को पकड़ लेते, बंद कर लेते, सब कुछ जाने दिया सर। बिल्कुल यही सूरत थी, अगर आप याद रखें, जब 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है। फ्रांस से, पेरिस से अयातुल्लाह खुमैनी आए हैं और जनाब यहाँ बाकायदा सी ऑफ किया गया है शहनशाह को। तस्वीरें मैंने देखी हैं, शहनशाह उड़ के गए हैं, मेरे ख्याल में मेक्सिको गए थे या मोरक्को गए थे, कहीं एक जगह। और अयातुल्लाह खुमैनी का वहां पे आना यानी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ था। हालांकि रेवोल्यूशन बड़ा था लेकिन ट्रांजिशन बहुत ही ऑर्गेनाइज था। उस पे मैं ज्यादा न जाऊंगा क्योंकि वो इस वक्त थीम नहीं है। हालांकि वो भी देखने के काबिल चीज है, ऐसा क्यों हुआ था। और बहरहाल अब ये है कि सब लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। अमेरिका मंडला के घूम के अगस्त में वहां से गया, लेकिन चैन नहीं है, वो किसी न किसी सूरत से वहां वापस आने की कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो तब्दीलियां आई हैं, इसमें अमेरिकन जो हैं, ये अमेरिकन की री एंट्री का एक एक इंडिकेशन है। ये जो काजाकिस्तान में जनवरी में हुआ था, ये भी अमेरिकन के वहां पे री एंट्री करने की कोशिशें थी, जो जो कि एक वहां पे राइट की सूरत शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली। अब लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार श्रीलंका में किसी सूरत से लाई गई है, आईएमएफ को साथ लेके, ये भी एक री एंट्री है अमेरिकन की इस इलाके में। तो ये एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि चीन का काम भी हम्बन टोटा पोर्ट में जो है वो चल रहा है। चीन से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और चीन वहां भी अफगानिस्तान में भी काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये कि जॉकिंग हो रही है। अभी कहाँ ये जो ये जो शीरी, ये जो शिकारा है, ये कहाँ जाके गिरे, कहाँ झप्पा मारे, ये अभी देखने की चीज है। तो अभी अफगान, अच्छा दूसरी विषय ये है कि देखिए, ये तो रशियंस ने और ईरानियन ने खुल के कहा था शुरू में, हम उसको भूल नजरअंदाज क्यों कर दें जो उन्होंने खुल के तब कहा था। वो अगर अभी कह दें, अगर वो कह दें कि तब हमने गलत कहा था, तो हम इस वक्त ना इस बात को ना करें। उन्होंने तो खुद ओपनली कहा था, अयातुल्लाह खामेनी ने कहा था, उनके मुशीर ने कहा था, ये रशियंस ने कहा था, कहते रहे हैं कि सीरिया से मिलिटेंट्स उड़ा के अफगानिस्तान लाए जा रहे हैं। अब अगर लाए जा रहे हैं तो वो या तो तालिबान के साथ हैं, या तालिबान की मदद करने के लिए हैं, या इसलिए हैं कि तालिबान को परेशान करें और उनकी सरकार न जमने दें। ये सब पत्ते जो हैं वो अभी खुले नहीं है। बस ये कि अभी ये कि लड़कियों की तालीम कता कर दी गई है एक तरफ, लेकिन अभी फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़वा रहे हैं। तो अभी ये ऊंट किस करवट बैठा है उसका भी अंदाजा नहीं है। अभी लोग इसको देख रहे हैं लेकिन सब अपना अपना काम करते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस मामले में, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा तेज है, जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं, तो जब तक ये लोग चौंकेगी और दुनिया पलट के आएगी, उनका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव काफी आगे बढ़ चुका होगा। ये
उनका अभी तक जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। साहब ये एक बहुत गजब की बात हुई है कि एक पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट शीरीन अबू आकले, ये इसको गोली मार दी गई। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ये कह रही है कि इसको इजरायली फोर्सेस ने गोली मारी। इजरायली फोर्सेस कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कह रही है हमारे पास वो बुलेट है, ये बुलेट उसी बंदूक से चलती है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ये बुलेट हमको दे दी जाए तो हम तस्दीक कर दें इसकी। वो कहते हैं हम ये बुलेट आपको देंगे नहीं क्योंकि आप लोग बेईमानी करते हैं, आप उसको बदल देंगे। तो अमेरिका बहादुर के पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कि भाई आप भी तो इसमें कोई दिलचस्पी लें। एक जर्नलिस्ट की जान गई है और वो जर्नलिस्ट इत्तेफाक से अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स का एक कॉरेस्पॉन्डेंट ऐसे मार दिया जाए तो आप उसमें दिलचस्पी लेंगे कि नहीं? या ये कि आप हर जगह आपके दो पटरियां होती हैं और दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक हमारा है एक उनका है, यानी शीरीन आपकी नहीं है, पासपोर्ट बस आपका लेके चलती है। तो आप वो कहने के साथ नहीं हमारे यहाँ नहीं होगा, आप हमको रिपोर्ट करते रहिए। साहब एक अजीब और गरीब चीज है। एक जमाने में हमारे यहाँ कहावत थी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो लाठी और भैंस, तो लाठी तो अब वो उसमें वो कुवत रही नहीं, लेकिन आदतें पुरानी जो हैं वो देर से जाती हैं। एक है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, यानी हम मुख्तलिफ हैं, हमारे खेल मुख्तलिफ, हमारा रहन सहन मुख्तलिफ, हमारी सोच मुख्तलिफ, हमारी तारीख मुख्तलिफ। मसलन क्या अंग्रेज क्रिकेट खेलता है, हम बेसबॉल खेलते हैं। अंग्रेज फुटबॉल वो जर्सी पहन के खेलता है, अमेरिकन फुटबॉल देखिए तो यहाँ लगता है जैसे मार्च से लोग आए हों, कंधे में पैडिंग इतनी मोटी मोटी लगी, बिल्कुल अलग मुख्तलिफ खेले जो कि अंग्रेज के रग्बी के मुशाबे तो हैं मुख्तलिफ। अब यानी हम यहाँ पे यूक्रेन में हम अपने बूट्स नहीं खराब करेंगे, लेकिन हम इनकी मदद करेंगे, यानी और पीस नहीं आने देंगे। क्यों पीस नहीं आने? क्योंकि उनके वेलोसी ने भी कह दिया है और खुद बाइडेन भी पहले कह चुके हैं कि इसको जीतना है इस जंग को। यानी अगर आप इस जंग को खींचते जाएंगे ताकि आप खड़े होकर ये कह सकें, उस पे जो पोडियम होता है तो ओलंपिक्स में वो जो 3 स्टेप्स होते हैं उस पे खड़े होकर कह सके कि हमने इसको पीट लिया, तो वो तो नहीं होने वाला है, वो होने वाला नहीं दिखाई देता है। इस खेल में बर्बाद हो रहा है यूक्रेन। लेकिन पहले ये इसका शीरीन वाला मामला तय कर ले। अच्छा एक चीज और है, शीरीन क्रिश्चियन है, इसमें लोगों को हैरत होती है। लोग ये भूल जाते हैं कि पूरी पैलेस्टीनियन तंजीम की लीडरशिप उन लोगों के हाथ में थी जो कि भाई बहुत बड़ा पैलेस्टीनियन थिंकर जो इनका था, उसका नाम था एडवर्ड सईद, जो कोलंबिया का प्रोफेसर था, इन लोगों को एडवाइस करता था। जॉर्ज हबाश इन्हीं का आदमी था। इनकी जो सबसे प्रोमिनेंट स्पोक्स बन रही है अभी तक, जिससे कई दफे हमने इंटरव्यू किया है, हनान अशरफी, क्रिश्चियन। वहां पे मामला क्रिश्चियन और मुसलमानों का नहीं है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया और इजरायली मीडिया ने इसको एक रिलीजियस डायमेंशन दे दिया है कि ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम झगड़ा है। एक टेरिटोरियल झगड़े को, एक आइडियोलॉजिकल झगड़े को उन्होंने एक एथनिक झगड़ा बना दिया है। समझे? ये है, ये कई दफा इस तरह की चीजें हमने दुनिया में देखी। मसलन आपको बॉस्निया की जंग याद हो, बॉस्निया की जंग में
रिपोर्टिंग होती थी सर्बियंस वर्सेस बॉस्नियन मुस्लिम, क्रोएट्स वर्सेस बॉस्नियन मुस्लिम, यानी दो एथनिक क्वांटिटी, एक मजहबी क्वांटिटी। आपने इस्लाम को तो नाम ले लिया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि सर्बियन कौन है। भाई सर्बियन स्लाव्स भी होते हैं। सर्बियन इस वक्त स्लाविक और ऑर्थोडॉक्स चर्च, यानी जो कि रूस का चर्च है, उससे रिश्ता रखते हैं। क्रोएट्स रोमन कैथोलिक्स हैं। आप ये बात इसलिए नहीं करना चाहते कि इसमें आपके अंदर के जो जो डिविजन्स हैं वो आया होने लगते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड में है, जहां कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का झगड़ा चल रहा है। अभी वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फेज में है वो। तो ये है एक दुनिया को रिलीजियस एथनिक कैटेगरीज में एडवांस करने का काम ये इंटरनेशनल सिस्टम में वेस्ट ने किया है, और हम लोग वही कर रहे हैं। हम वही कर रहे हैं। हमारी सियासत भी एथनिक रिलीजियस लाइंस पे जा रही है। ये अच्छा नकवी साहब, आपने जो शीरी के बारे में बताया, शीरी अबू अकले के बारे में, मुझे इस साथ साथ याद आ रहा है कि जमाल खाशोगी, सऊदी अरब के जर्नलिस्ट, उनको इस्तांबुल में कत्ल किया गया और वो भी अमेरिका में रहते थे, वहां वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखते थे। उनके पास भी अमेरिकन नेशनलिटी थी या नहीं थी, उसमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन वो वहां रहते थे। अब ये शीरी अबू अकले ये भी जो जो मारी गई हैं, वो उनके सियासी दोस्तों के जरिए मारी गई हैं, जो अब तक सामने नजर आ रहा है। और सियासी दोस्तों के जरिए ही सऊदी अरब की हुकूमत के जरिए जमाल खाशोगी मारे गए थे। तो क्या अब जो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए झंडा बरदार अपने आप को कहते हैं, अपने यहाँ के जर्नलिस्ट्स को भी उस सियासत की वजह से कुर्बान करते जा रहे हैं और कोई आवाज नहीं निकल रही। क्या कुछ है ये? देखिए, अब ये कहने की बातें हैं ये सब कि साहब हम अभी पूरे यूक्रेन के झगड़े में जो लिज ट्रस फॉरेन मिनिस्टर हैं बर्तानिया की, उन्होंने इसको बिल्कुल सीधा सीधा किया है, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी ये है। यानी ये कि चीन जो है, चीन ने 400 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से खींच के 30 साल के अंदर ऊपर ले आया है। इसको आप भूल जाइए, वो ऑटोक्रेट है, हम उसको नहीं मानते। हम डेमोक्रेट हैं, क्योंकि हम सीरिया पे हमला करते हैं, हम इन्वेड करते हैं अफगानिस्तान को, 20 साल वहां रहते हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। हम इराक को इन्वेड करते हैं, अभी तक वहां बैठे हुए हैं किसी हद तक, लेकिन हम डेमोक्रेट्स हैं। हम मुखिल हैं यहाँ सूडान में, हम मुखिल हैं। अरे भाई क्या नहीं किया है हमने। हमने उसको, नोरिएगा आपका दोस्त था पैनामा में, उसको जाके कीड़े की तरह, यानी वहां जाके उसको उठा ले आए और उठा के अपने जेल में बंद कर दी। तो ये डेमोक्रेट्स हैं। तो डेमोक्रेसी के भी कुछ दायरे होना चाहिए, उसके ऊपर बहस होना चाहिए। अभी तक इसलिए नहीं होती थी कि अमेरिका की कुव्वत और अमेरिकन मीडिया की कुव्वत इतनी थी कि लोग आंख उठा के बात नहीं करते थे। लेकिन अब मौका ये है कि भाई सच तो बोलो कि ये डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी है, जहां के ये जब मैंने आपको लिस्ट किया वो सब कुछ हो रहा है। ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां 21 बच्चों को जाके एक लड़के ने हलाक कर दिया टेक्सास में, जहां अभी कुछ साल पहले कोलंबाइन स्कूल में ऐसे ही हुआ था, जहां हर तीसरे दिन
इस किस्म के वाकये होते हैं, ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? इसके बारे में हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है कि हम सच न बोले उनके बारे में। उनके बारे में सच बोलना चाहिए, हक बात बोलना चाहिए। भाई मेरा तो ये उसूल है। अच्छा, आपके पास भी वक्त जरा कम है, मुझे अंदाज है। क्वाड के जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई है, समिट टोक्यो में, उसके बारे में आपका क्या असेसमेंट है? क्या कुछ है? क्या भारत देखिए, को? ये बुनियादी तौर से ये एक रास्ता है चीन को घेरने का, लेकिन चूंकि खुल के बहुत से लोग, यानी अब तो हिंदुस्तान भी शायद खुल के ये बात नहीं कहना चाहता। अगर आप उनका डॉक्यूमेंट पढ़ें जो वहां से उन्होंने रिलीज किया है, तो उसमें चीन का कहीं तस्करा नहीं। क्वाड का मकसद जो था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। यानी उनका तस्करा है ही नहीं। अगर आप पूरा पढ़ें तो वो कोविड में इसके छत्र छाया में जॉनसन एंड जॉनसन का बेचा जाए, यानी कोविड के इसके जो क्वाड के इलाके में बेचें, और आपके जितने भी ताल्लुकात हो वहां भी आप बेचें। क्या बेचें? जे जे आपको हम दे रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन। तो ये आप उसको पढ़ें, वो उसके अंदर ये जो स्ट्रेटेजिक कि हम साहब एक बना रहे हैं और चीन के खिलाफ होगा, वो बहुत ही मध्यम है। वो ऐसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। अमेरिका में बेपनाह लोग परेशान हैं यूक्रेन की जंग से, कि भाई आप कहाँ लिए जा रहे हैं। अमेरिका में बहुत ज्यादा स्टेमिना नहीं है फॉरेन। भाई आप ही तो कहते थे, बाइडेन साहब ही के अल्फाज हैं कि हम फॉरेन वॉर्स में नहीं फंसना चाहते। अच्छा, आप यहाँ डायरेक्टली नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली $40 बिलियन, अरे भाई कम नहीं होते। $40 बिलियन वही दे रहे हैं, पहले दे चुके हैं और देंगे। तो ये सब इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ता जा रहा है, और अभी ये है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए हैं। फर्ज करिए फर्ज करिए कि कोई हल नहीं होता, और ये आप देते जा रहे हैं कुनक, देते जा रहे हैं इमदाद यूक्रेन को, और रूस ने जहां से अमदाद आ रही है वो है पोलैंड। पोलैंड के उन इलाकों पे मार दिया जो कि जहां से ये सब हेल्प आ रही है। तो पोलैंड तो नेटो का हिस्सा है। तो क्या आप, सवाल कर रहा हूं, क्या आप जवाबी हमला दे देंगे? क्या आप यूरोप में न्यूक्लियर वॉर करवाने का इरादा रखते हैं? फर्ज कीजिए कि आप उसको मदद पहुंचा रहे हैं, वो मदद कह रहा है कि हम जो सोर्स है उसको मारने जा रहे हैं, और वो सोर्स निकला पोलैंड, और पोलैंड नेटो का हिस्सा है। तो उसमें आर्टिकल 5 ये कहता है कि भाई अगर एक पे हमला है तो सब पे हमला है, हम सब आ गए, दीजिए साहब, फिर आप एक जंग हो गई खुल के। तो बहुत ही खतरनाक स्टेज पे है मामला। इसमें इनको किसी को कुछ नहीं मिला है फिलहाल, इसमें कोई विक्टर्स नहीं है। जो होने वाला है मेरे हिसाब से वो ये है कि जो हिस्सा अभी तकरीबन जो रूस ने कंट्रोल कर लिया है, वो रखने के बाद वो कहेंगे भाई आप बातें करो। अब ये क्या कहेंगे कि नहीं हम कारतूस कारतूस दागते रहेंगे, तो ये हो गया बात करो। अब वो अगर ये कह दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे नहीं पहले तुम जमीन खाली करो वरना आप लौटे जाएंगे? तो क्या आप बिल्कुल यूक्रेन को बिल्कुल ही बर्बाद कर देना चाहते हैं? तो सवालात ये बहुत बड़े बड़े उठ रहे हैं, और इन सवालात के साथ आपने क्योंकि क्वाड की बात की, इसीलिए मैं इस तरफ आ गया, क्योंकि ये इतना उलझा हुआ मामला है कि वहां उलझना नहीं चाह रहे, क्योंकि वहां ताइवान की बात कर देते, ये नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये इसमें इस क्वाड के नतीजे में क्या भारत की कोई फॉरेन पॉलिसी पर कोई खास इम्पैक्ट आपको लगता है? कहीं कोई? ये अभी इनकी फॉरेन पॉलिसी में वही है, शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। यानी इधर भी और उधर भी वो, ये इसमें हम हिस्सा ले रहे हैं, क्वाड आपने बनाया है, हम उसका हिस्सा हैं।
लेकिन आपने कोई एग्रेसिव बात नहीं कही है, ये हमको पसंद है। और आप ये कि जे वो तो था, बिक्री तो हिंदुस्तान की हो चुकी है, उसमें बहुत सी चीजें बिक गई। और वो तो बेचने के लिए हर 6 महीने बाद नया वेरिएंट आने की खबरें बहरहाल खुद जो बाइडेन कह चुके हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में, वेरिएंट आएंगे, ये होगा। तो खैर वो एक अलग चीज है, बहुत से लोग उसको कॉन्स्पिरेसी थियरी के तौर पर मानते हैं, हम उस पर बहस नहीं कर रहे। लेकिन ये कि कोई एग्रेसिव मोड नहीं था क्वाड में, टोक्यो में, तो ये एक बड़ी बात है। और जिसकी उम्मीद कर रहे थे, आपने कहा कि चाइना का नाम नहीं लिया गया, ये भी बहुत अहम बात है कि आखिर ये सारी ताकतें मिलकर के वो नाम भी क्यों ना ले सकी। फिर तो शायद हमारे अभी 1 by 1 हो रहा है, 1 by 1। मैंने आपको किस्सा बताया था कि शेक्सपियर का बेहतरीन पसंदीदा बादशाह है हेनरी V, उसका प्ले है। और हेनरी V के कान में एक बिशप ऑफ एली हैं, वो आके कहते हैं कि देखो ये तुम याद रखना, अगर क्योंकि बैटल ऑफ आजिनकोट बहुत बड़ी बैटल है फ्रांस में, उसके लिए बादशाह जा रहा है हेनरी V। अगर तुम्हें वो जीतना है तो पहले स्कॉटलैंड से निपट लो। इफ यू फ्रांस विल विन देन विद स्कॉटलैंड फर्स्ट बिगिन। तो बिल्कुल वैसे ही इनको डर इतना बड़ा रूस से नहीं था, तो डर भय अभी भी, ब्लिंकन ने तो साफ कहा है कल की स्पीच में कि सबसे बड़ा थ्रेट राइज ऑफ चाइना। अब बताइए ये कौन सी शराफत है कि साहब वो लड़का बहुत राइज कर रहा है, इसको गिरा दो। भाई आप उससे बड़े हो जाइए। बिल्कुल। लेकिन ये राइज ऑफ चाइना से हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं आप? अगर आप परेशान हैं तो उस परेशानी का हिस्सा हम क्यों बने? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो इसलिए हैं कि हमारा बॉर्डर इशू है, वो दूसरी बात है। यही बात इत्तेफाक से जब 98 में मैं गया था तो वो चाइना का उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इत्तेफाक से ये बहस थी और मैंने तब कहा कि भाई आप अगर फैसला कर लें किसी मुल्क का कि फला मुल्क हमारा नेक्स्ट दुश्मन है, उस मुल्क के लोगों की क्या गलती है उसमें? आप जाकर के तबाह कर दें और वहां के लोगों को यह भी पता ना चले कि उनका गुनाह क्या है। बिल्कुल उसी तरह से वो अपना दुश्मन तय कर लेते हैं। जैसा कि आपने कहा, वो बिल्कुल अपनी जगह बहुत ही मुनासिब और बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि वो अपने आप फैसला कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट दुश्मन कौन है। एक जमाने में सोवियत यूनियन था, फिर इस्लामिक टेररिज्म उनके लिहाज से, और फिर उसके बाद में अब ये चाइना, और उसमें भारत को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे आने वाला वक्त। रूस बिल्कुल वो एक के बाद रूस का मकसद एक है कि इनको दूर करो, रूस को इस काबिल ना करो, ऐसा कर दो कि चाइना को अट्रैक्टिव ना लगे। ये जी, इनको नजदीक मत आने दो। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई इश्यूज पर हमने बात की, खास तौर पर लोगों को आज ये शायद पहली बार मालूम हुआ होगा कि शीरीन अबू अकले जो अल जजीरा की जर्नलिस्ट थी वो क्रिश्चियन थी, और वहां क्रिश्चियंस काफी इंपॉर्टेंस में, लीडरशिप पोजीशन में, बिल्कुल लीडरशिप पोजीशन में महारत। लोग जानते नहीं है कि जो सबसे बड़ा लीडर था तारिक अजीज, सद्दाम हुसैन का, क्रिश्चियन था। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरे इलाके में, सीरिया में, बिल्कुल उस इलाके में बाकायदा, इराक में, सीरिया में, फिलिस्तीन में, लेबनान में, इन सारे मुल्कों में क्रिश्चियंस काफी अच्छी पोजीशन में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।